अच्छा मम्मी, आप तो उठ गई, शालू अभी तक? हाँ बेटा हाँ, मैं तो उठ गई, वो तो शायद सपनों के महलों में घूम रही होगी। सुबह के 8 बजने को आ गए, क्या समझती है वो, ये कोई होटल है? ऐसे में शालू का कमरा खुला, वो आंखें मलती हुई बाहर निकली। उसने ललिता का मूड पढ़ लिया और फौरन जुमला बोल दिया, सॉरी आज ना नींद गहरी लग गई, अभी नाश्ता बनाती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। हो जाएगा, हाँ देखते हैं क्या होता है। परम को ऑफिस जाना है, वो लेट हो रहा है और तुम गधे घोड़े बेच कर पड़ी हुई हो। रहने दो ना माँ, ज्यादा लेट नहीं हुआ है। ललिता चुप हो गई और शालू बिना कुछ कहे किचन में घुस गई। 10 मिनट बाद वापस आई तो हाथ में एक ट्रे लिए। ट्रे में सिर्फ ब्राउन टोस्ट और चाय थी। ललिता का पारा हाई हो गया। ये क्या, ये कोई नाश्ता है क्या, टोस्ट? इससे अच्छा पत्थर उबाल के दे देती। हम लोग पराठे खाने वालों में से है, वो भी घी लगे हुए, समझी? ये शहर की बहू की निशानी है, बस दिखावा और आराम। मम्मी वो परम को जल्दी थी तो? अरे हाँ, जल्दी उससे नहीं थी, तूने देर कर दी इसलिए ये हुआ। शहर की बहुओं का यही होता है, सोने और आराम करने में आगे, काम में पीछे। एक बार मेरी प्यारी गांव वाली बहू सीमा के पास चली जाओ तो वहां तो ऐसे 56 भोग खिलाती है कि क्या बताऊं। सुबह 4 बजे उठकर ताजा मक्खन निकाल कर आटा गूंथ कर पराठे बनाती, मुंह में पानी आ जाए। मुझे उस जैसी बहू चाहिए थी यहाँ भी। शालू का गुस्सा उबल रहा था, गाल लाल लाल हो गए थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, जैसे शब्द गले में अटक गए हो। तभी परम ने कहा, अरे मम्मी आप ज्यादा गुस्सा ना करो, ये टोस्ट भी अच्छा है, मैं यही खाकर चला जाऊंगा। अरे चुप कर, बड़ा अच्छा है। मेरा दिल कहता है कि एक गांव की बहू का प्यार, उसकी मेहनत अलग ही होती है। शहर की चमक धमक में ये प्यार कहीं खो जाता है। ललिता का शहर वाली बहू और गांव वाली बहू का कंपैरिजन जारी था। तभी उसकी बेटी रवीना अपने कमरे से निकली। मम्मी अगर सीमा भाभी इतनी अच्छी बहू है तो उन्हें बुला लेते ना। हाँ तो बुला लेंगे ना, आज ही फोन करूंगी उसे। हाँ बिल्कुल करो मम्मी। जैसे ही शालू और रवीना अपने अपने कमरों में चली गई, ललिता ने रवीना का नंबर डायल किया और जब दूसरी तरफ से आवाज आई तो आवाज इतनी मीठी और लच्छेदार हो गई जैसे शहद की नदी बह रही हो। हेलो, आ बेटी सीमा। ओ मेरी चंदा, कैसी है तू, कैसे है सब, बता, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ माँ जी सब ठीक है, आप कैसी हैं? कैसे फोन किया, कुछ जरूरी तो नहीं? जरूरी? अरे बेटा, माँ का दिल तेरे लिए तड़प रहा है, यही तो सबसे बड़ी जरूरत है। सुन, मेरा ना एक छोटा सा निवेदन है, क्या तू कुछ दिनों के लिए यहाँ शहर आ सकती है? मैं चाहती हूँ तू कुछ समय यहाँ बिताए। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, अगर आप बुलाएंगी तो मैं जरूर आ जाऊंगी। आपसे बात कर लूंगी, अपनी ननद और जेठानी जी से मिल लूंगी, घर का काम समेट लूंगी, बस आप समय बता दीजिए। अरे वाह मेरी प्यारी बहू, ठीक है, जैसे तुझे समय मिले आ जा, मैं इंतजार कर रही हूँ तेरे आने का। जी जी जरूर। फोन रखती ललिता ने तो ऐसा उत्सव मनाया जैसे उन्होंने विश्व कप जीत लिया। वो लिविंग रूम में नाचने लगी, ढोल बाजे की धुन गुनगुनाते हुए। रवीना पानी पीने निकले तो चौंक गई। मम्मी क्या हुआ, लॉटरी लगी है क्या? अरे लॉटरी से भी बड़ी खबर मैंने फोन कर दिया है, सीमा आ रही है, मेरी गांव वाली बहू। अब देखना बच्चों, तुम्हें आकर वो सिखाएगी कि एक असली बहू क्या होती है, सबको सबक मिलेगा। तभी शालू भी कमरे से निकली। ललिता ने उसे देखा और हंसकर बोली, और तुम भी देख लेना शालू बहू, असली हुनर क्या होता है। ठीक है मम्मी जी, देख लेंगे। अगले दिन दोपहर तक सीमा आ गई। ललिता ने उसका स्वागत इतने जोर शोर से किया मानो प्राइम मिनिस्टर आ गया हो। वो दरवाजे पर ही ढोलक पीटने लगी। आ गई मेरी लाडली, आ गई मेरी मेहनती बहू। इतनी चीख पुकार हुई कि पूरा मोहल्ला सख्ते में आ गया। पड़ोसन मंजू जो कपड़े सुखा रही थी दौड़ी दौड़ी आई। अरे भाई ललिता, क्या हुआ क्या हुआ, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट तो नहीं थी पर लगता है बच्चा हो गया, इतना जश्न। अरे नहीं रे मंजू, बच्चा नहीं हुआ है, ये है मेरी गांव वाली बहू सीमा, मेरे घर की लक्ष्मी आ गई है। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा। और मंजू तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे बच्चा हो गया हो। तो ये मेरा बच्चा ही तो है। अफो, मैं जा रही हूँ, मैं काम कर रही थी, तुम्हारी चीख पुकार सुनकर दौड़ी आई। अंदर आकर सीमा ने प्रणाम किया। शालू ने शांत चेहरे से कहा, बैठो सीमा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों बनाएंगी, आप बड़ी है, मैं आपसे छोटी हूँ, मैं बनाऊंगी। कहाँ ऐसा देखा कि बड़ी बहू छोटी के लिए चाय बनाए। मैं भी लाती हूँ। देखा, ये होता है गांव वाली बहू के संस्कार। तुझे तो संस्कारों का साथ छूकर नहीं गुजरा।
शालू गुस्से में मुड़ गई और सीमा किचन में घुस गई। 10 मिनट बाद वो एक ट्रे लेकर आई। ट्रे पर सिर्फ चाय के कप नहीं थे, बल्कि सुनहरे कुरकुरे आलू के पकौड़े भी थे। रवीना की आंखें चमक उठी। अरे वाह, पकौड़े मेरी फेवरेट। देख लिया बेटी, गांव वाली बहू ने आते ही तुझे खुश कर दिया। तेरी ये शालू भाभी ने तो पता नहीं किस जमाने से पकौड़े बनाए नहीं, बस नौटंकी करा लो। अभी समय गुजरने दीजिए मम्मी जी, देखती हूँ कितने पकौड़े बनते हैं। आके सलामत रहे तो देख लेना। शाम को डिनर का जिम्मा भी सीमा को सौंप दिया गया। उसने किचन में ऐसा जादू बिखेरा कि पूरे घर में मटर पनीर मखनी दाल की खुशबू फैल गई। डिनर टेबल पर सबने जैसे ही खाना शुरू किया तो सबकी आंखें बड़ी हो गई। वाह, ये मटर पनीर तो जबरदस्त है। देखा बेटा, ये होती है बहू। गांव वाली बहू के हाथ का स्वाद ही अलग होता है। मैं तो कहती हूँ तू भी किसी ऐसी लड़की से शादी करता। ये सब सुनकर शालू को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा था। लेकिन परम ने नोटिस कर लिया तो बोला, हाँ स्वाद है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मेरी बीवी अच्छा खाना नहीं बनाती है। बेस्ट तो वही बनाती है। चुप रहा जोरों के गुलाम। तुझे डर लग रहा है ना तेरी बीवी तुझे बेडरूम में ले जाकर मारेगी, इसलिए फालतू की तारीफ कर रहा है। सच सबको पता है। ऐसा नहीं है? अरे सब जानते हैं कैसा है शालू और बेस्ट खाना। क्या मस्त चुटकुला है। वाह 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 वाह। डिनर समेट लिया गया। अब सब लेटने जा रहे थे। ललिता ने शालू को अचानक पकड़ लिया। देखा, तेरी ननद भी उसी की तारीफ कर रही थी और तेरा पति भी। तू तो बहुत जल्दी साइड होने वाली है इस घर में, कोई तुझे पूछेगा भी नहीं। मम्मी जी ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। अरे देखती जा शहरी बहू। 2 दिन यूं ही गुजरे। फिर एक शाम रवीना चहकती हुई लिविंग रूम में आई और बोली, सुनो सब ध्यान दो, एक बहुत ही शानदार दमदार जबरदस्त मूवी लगी हुई है, मर्दानी, रानी मुखर्जी की। चलो ना आज रात हम सब फैमिली मूवी डेट पर चलते हैं। वाह बढ़िया आइडिया है। आई लव रानी। मुझे भी देखनी थी वो। 1 मिनट, क्या बोले? यू लव रानी? अरे मेरा मतलब है आई लव शालू। हाँ गुड। चोरों का गुलाम कहीं का। सब लोग एक्साइटेड होकर तैयार होने लगे, लेकिन सीमा एक कोने में खड़ी हाथ मलते हुए अपनी चुनरी के पल्लू से खेल रही थी। रवीना ने नोटिस किया। अरे सीमा भाभी, अब तैयार क्यों नहीं हो रही? जल्दी करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं फिल्म देखने कभी नहीं गई हूँ थिएटर में, मुझे थोड़ा अजीब लगेगा वहाँ कैसे। अरे सीमा बेटा, डर किस बात का? तू हमारे साथ है, हम तेरे साथ है। रानी मुखर्जी की मूवी है, बहुत अच्छी होगी। और हमेशा कुछ न कुछ तो पहली बार होता ही है ना। चल चलो ना भाभी, मना मत करो, मैं आपके बगल में बैठूंगी, कुछ नहीं होगा, मजा आएगा। सीमा का आधा अधूरा मनाकर सब लोग थिएटर पहुंच गए। पूरे शो के दौरान ललिता और परम बीच बीच में सीमा की ओर देखते रहे, यही सोच कर के कहीं ये बेचारी पहली बार की शोर और एक्शन से परेशान तो नहीं हो गई। लेकिन सीमा की आंखें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। मम्मी जी, आपकी गांव वाली बहू तो काफी एंजॉय कर रही है। हाँ, तो तुझे कोई दिक्कत है क्या? ओफो, दिक्कत क्या होगी, बस बता रही हूँ। अरे चुप रहो आप दोनों प्लीज। जब वो लोग मूवी देखकर निकले तो सीमा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो सीधे खड़ी हो गई और भाषण देने के अंदाज में बोली, वाह क्या फिल्म थी, क्या दिखाया है। रानी मुखर्जी ने कमाल कर दिया। ऐसा ही होना चाहिए औरत को, किसी से दबकर नहीं रहना चाहिए। औरत जो चाहे कर सकती है। हाँ बिल्कुल सही, मैं भी मर्दानी बनूंगी। हाँ सही कहा, औरत मर्दों से कम थोड़ी ना है। देखो मैंने कहा था ना मूवी अच्छी होगी, हम लोगों के अंदर की मर्दानी जाग गई। सबको ये बात नॉर्मल एक अच्छी मूवी की असर लगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह असर अगली सुबह एक भूचाल लाने वाला था। अगली सुबह नाश्ते का समय आया। ललिता ने अपना वही ऑर्डर दिया। सीमा जाओ बेटा, आज ना आलू के पराठे बनाना, मक्खन मार के, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं, अब मैं रसोई में नहीं जाऊंगी। क्या क्या मजाक कर रही हो? नहीं मजाक नहीं, औरत रसोई के लिए नहीं बनी है, वो बहुत कुछ कर सकती है। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैंने तो एहसास ही नहीं किया कि मैंने अपनी आधी जिंदगी रसोई में निकाल दी। लेकिन नहीं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, एक्टिंग बंद कर। चल आप जा, जल्दी से बना ले, भूख लग रही है। नहीं, मैंने साफ मना कर दिया है क्योंकि मैं मर्दानी हूँ। ललिता हैरान रह गई। शालू दूर खड़ी ये सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। सीमा तुम बैठो आराम से, मैं बना कर लाती हूँ कुछ। अभी क्यों जाएंगी? अभी तो औरत है, आपने भी तो आज तक रसोई में ही समय बिताया है, ये गलत है। अरे कोई बात नहीं, आज एक और दिन बना लेते हैं ना। ललिता इतने से ही परेशान हो गई थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। सीमा पहुंची सीधे रवीना के कमरे में। रवीना तेरे पास पैंट शर्ट है क्या, रानी मुखर्जी जैसी? हाँ मतलब जीन्स और टॉप है। मुझे जीन्स दे दे और एक शर्ट दे दे। टॉप नहीं चाहिए, शर्ट देना। अब से मैं वही पहनूंगी क्योंकि मैं मर्दानी हूँ। अरे भाभी आप ये सब ना करो, अच्छा नहीं लगता।
तू शहर में रहकर भी ऐसी बातें कर रही है? मर्दानी बन, मर्दानी। डर किस बात का है? अरे वो मूवी थी, भूल जाइए उसे। फिल्म थी लेकिन सच्चाई है वो। मजबूरन रवीना को एक जींस और एक ढीली शर्ट देनी पड़ी। सीमा जब वो पहनकर निकली तो ललिता का चेहरा देखने लायक था। हाय राम, ये क्या पहन लिया तूने? गांव वाली बहू है ना तू? ये तो मेरी शहर वाली बहू भी नहीं पहनती। अरे सीमा, तो बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल हीरोइन जैसी। चुप रह, मेरी बहू को बिगाड़ मत। और सीमा, ये सब किसने सिखाया तुझे? मम्मी, मूवी देखने तो मैं ही ले गई थी, यही मेरी गलती है। हे भगवान, ये उस मूवी का असर है। क्या फिल्म थी, वाह वाह वाह। अच्छा, मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। ये कहकर सीमा बाहर जाने लगी। ललिता ने उसे फौरन रोका। अरे कम से कम ऐसे बाहर तो मत जा, लोग क्या कहेंगे? नहीं, बाहर जाकर ही तो पता चलेगा कि औरत के खिलाफ कितना अन्याय होता है। और ये कहकर वो बाहर निकल गई। बाहर जाकर जब मोहल्ले वालों ने उसे देखा तो सब उसकी हंस हंसकर झूठी तारीफ करने लगे। ओह सीमा, तुम मस्त लग रही हो पैंट शर्ट में, है ना? धन्यवाद धन्यवाद। ललिता की बहू का टेंशन तो देखो। ओफो, क्या चाल है, वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया। उसे लगा सच में तारीफ हो रही है, लेकिन सब उसका मजाक बना रहे थे। हे राम, सब उसका मजाक बना रहे हैं और वो शुक्रिया शुक्रिया कर रही है। गांव वाली बहू इज अमेजिंग मम्मी जी। सीमा अपनी नई मर्दानी वाली चाल में बाजार से लौटी। उसने हाथ में चमकता हुआ लोहे का डंडा खरीद लिया था, जिसे वो बार बार हवा में घुमाकर देख रही थी। ललिता ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। हे राम, सीमा बेटा बस करो ये सब। देखो शालू भी यहाँ रहती है, उसने भी तो ये मूवी देखी थी, लेकिन क्या उसने ऐसा कुछ किया? हमने भी तो ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब अपना मकसद समझ चुकी हूँ। औरत को जागना होगा, मर्दों की दुनिया में अपनी धाक जमानी होगी। उसने रसोई में जाना बंद कर दिया था। अब वो लिविंग रूम में मर्दों की तरह पांव फैलाकर बैठती और मर्दों वाली हरकतें करती। ललिता का सिर चकरा रहा था। तभी अचानक बाहर से एक बच्चे की चीखने की आवाज आई। सीमा छलांग लगाते हुए उठी। कोई मासूम खतरे में है, मर्दानी की जरूरत है। वो बाहर भागी। उसने देखा एक औरत एक बच्चे को हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जा रही थी और बच्चा जोर जोर से रो रहा है। ठहर, छोड़ दे उस बच्चे को। वो तेजी से दौड़ी, बच्चे को उस औरत की चंगुल से छुड़ाया और उस औरत को जोरदार धक्का दे दिया। अच्छा, तो वही है ना मर्दानी मूवी की तरह बच्चों को उठाने वाली। चल, अब तेरी खैर नहीं। अरे ओ पागल, मैं गंगा हूँ तेरे घर के सामने वाले घर की। ये मेरा बेटा है, मैं इसे ट्यूशन ले जा रही हूँ, नहीं जाना चाहता इसलिए रो रहा है। इतने में ललिता भी हांफती हुई बाहर आ गई। उन्होंने तुरंत सीमा को पीछे खींचा। तो पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? ये गंगा है हमारी पड़ोसन। मुझे लगा बच्चा खतरे में है तो मैं बचाने आ गई, मर्दानी का फर्ज निभाया। अरे बेवकूफ, पागल हो गई है मूवी देखकर। चल बेटा, देर हो रही है। चल अंदर। नहीं, मैं अभी जरा मंजू आंटी से मिलकर आती हूँ, उन्हें भी जागरूक करना है। ये बोलकर वो मंजू के घर चली गई और उसी शाम मंजू गुस्से से भरी हुई ललिता के घर आ धमकी। सुनो ललिता, तुम्हारी बहू पागल हो गई है। अब वो मेरी बहू प्रिया को भी पागल कर रही है। उससे कह रही है तुम्हें भी शर्ट पैंट पहनना चाहिए, क्या साड़ी पहने रहती हो, तुम गुलामी कर रही हो। अरे समझाओ अपनी बहू को, नहीं तो मेरे हाथों खून हो जाएगा। माफ करना मंजू, ये सब ना उस नई मूवी का असर है, मैं समझाती हूँ उसे। मंजू को शांत करके विदा किया गया। ललिता ने सीमा को खूब डांटा, लेकिन सीमा पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन जब सीमा मोहल्ले में टहल रही थी तो उसने देखा एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा है। अरे दबंग, तूने हिम्मत कैसे की? रुक, अभी बताती हूँ। वो फुर्ती से आगे बढ़ी, लड़के की कमीज पकड़ी और उससे अच्छा खासा पीट दिया। लड़का चिल्लाता हुआ भाग गया। सारे लोग फिर दौड़े दौड़े आए। ललिता को लगा इस बार भी उसकी गलती होगी। अब क्या किया तूने? नहीं, ये लड़का मुझे छेड़ रहा था, इन्होंने मुझे बचाया। चलो, पहली बार इसके मर्दानी बनने से कुछ अच्छा हुआ है। हाँ सच में, मेरा खून खौलता है ये सब देखकर। ये आदमी अपने आप को समझते क्या है? फिर घर आकर जब वे लोग बैठे टीवी देख रहे थे तो टीवी पर खबर आई। और एक चौंकाने वाली खबर, पास के ही इलाके से एक 9 साल का बच्चा अमन गायब हो गया है। पुलिस जांच कर रही है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सीमा का खून खौल रहा था। बिना किसी को बताए वो चुपके से पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने इंस्पेक्टर के सामने जाकर दरियादिली से पूछा, साहब, उस गुमशुदा बच्चे वाला केस मुझे दे दीजिए, मैं सुलझा दूंगी। और आपको इससे क्या मतलब? मैं मदद करूंगी, मैं मर्दानी हूँ। अरे जाओ यार, कहाँ से आ जाते हैं। जाओ घर जाकर रसोई देखो।
उन्होंने हंसी मजाक में उसे वहां से भगा दिया, लेकिन सीमा हार मानने वाली कहाँ थी। उसने अपने तरीके से पता लगाया और सीधे उस औरत के घर पहुंच गई जिसका बच्चा गायब हुआ था। सच बताओ, तुमने अपने ही बच्चे को किडनैप करवाया है ना? बीमा के पैसे के लिए या कोई और बात है? कोई दुश्मन है तो बता दो। क्या बकवास कर रही हो तुम, जाओ यहाँ से। घबराई हुई औरत ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया और सब बताया। सीमा वापस घर आ गई, लेकिन उसके पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी भी आ गई। दरवाजे की घंटी बजी। इंस्पेक्टर साहब, आप? सीमा का घर है ना ये, बुलाए उनको। सीमा सामने आई तो इंस्पेक्टर ने कहा, मर्दानी, कानूनी केस के बीच में मत पड़ वरना खतरे में पड़ जाएगी। तुम मर्दानी है तो अपने घर में रह, समझी? मैडम आप इन्हें समझाइए, नहीं तो हम इन्हें ले जाएंगे परेशान करने के केस में। अरे नहीं साहब, ले जाइए इसे, हमारा तो पेट छूट गया है। सीमा ये सुनकर डर गई और रोने लगी। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना माजी, मैं सुधर जाऊंगी, मुझे जेल नहीं जाना। ठीक है, हम समझाएंगे इसे। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज जाइए, थैंक यू सो मच। पुलिस वाले चले गए। सीमा ने कांपते हुए वादा किया कि अब वो ऐसी हरकत नहीं करेगी। ललिता ने चैन की सांस ली। शुक्र है तेरा मर्दानी का भूत तो उतरा। बताइए मम्मी जी, अब कौन सी बहू चाहिए, शहर वाली या गांव वाली? बेटा सीमा तुम वापस चली जाओ, मेरी शहर वाली बहू ठीक है। वाह, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। सीमा का चेहरा लाल हो गया और शालू की आंखों में एक विजयी चमक थी। आखिरकार शहर वाली बहू बिना कुछ करे जीत जो गई थी। अंजलि अपनी सहेली दीपिका से मिलने उसके घर जाती है। हाय अंजलि, कैसी है तू? तू तो मुझे भूल ही गई। देख, आज मैंने तुझे फोन करके बुलाया नहीं होता तो तू मुझसे मिलने भी नहीं आती। ऐसी बात नहीं है यार, अंश अभी बहुत छोटा है, मैं उससे थोड़ी देर के लिए दूर होती हूँ तो वो रोने लगता है। आज तो सूरज भी घर पर ही है तो अंश को उनके पास छोड़ के आई हूँ। इसी वजह से तो हम दूसरा बेबी प्लान कर रहे हैं। देखना, मेरा बेटा नकुल भी अकेला नहीं रह पाता है, इसके साथ कोई तो बात करने वाला, खेलने वाला होना चाहिए। अच्छा, तो तू माँ बनने वाली है? हाँ, चौथा महीना चल रहा है, मैंने इसलिए तो तुझे बुलाया है। कुणाल 2 दिन के लिए किसी काम से शहर से बाहर गए हैं, वो नहीं चाहते थे कि मैं अकेली रहूं। तू 2 दिन मेरे पास रुक जाती तो अच्छा होता। यार, मैं अंश को अकेला छोड़कर आई हूँ। ऐसा करना, तू नकुल को लेकर मेरे घर चल, जब कुणाल वापस आ जाए तो तू वापस आ जाना। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, जीजू और अंश से मिलना भी हो जाएगा। अंजलि दीपिका और नकुल को लेकर अपने घर आ जाती है। 2 दिन दोनों अंजलि के घर पे ही रहते हैं। इसी बीच अंजलि देखती है कि नकुल के आ जाने से अंश काफी खुश रहने लगा है। वो नकुल के साथ खेलता है और उसके साथ खाता पीता है, लेकिन नकुल के चले जाने के बाद अंश मायूस हो जाता है। एक दिन अंश अकेला खेल रहा होता है। उसे अकेला खेलता हुआ देखकर अंजलि के मन में भी आता है कि अंश के साथ कोई खेलने वाला होना चाहिए। वो सूरज से कहती है, सूरज, हमारा अंश काफी अकेला है। तुम्हारे ऑफिस चले जाने के बाद मैं भी घर के काम में बिजी हो जाती हूँ। इसके साथ कोई खेलने वाला या कोई उससे बात करने वाला नहीं होता है। अंजलि, मैं और तुम अंश को पूरा वक्त देते हैं। हाँ, लेकिन काफी वक्त ऐसा होता है जब उसे अकेले ही बिताना होता है। मैंने देखा है, कई बार वो अकेलेपन के कारण चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है। तुम दिन के 2-3 घंटे अंश को क्रश में क्यों नहीं छोड़ आती? वहाँ और भी बच्चे होते हैं, अंश उनके साथ खेलेगा तो उसका मन लगा रहेगा और वो ग्रो भी करेगा। सूरज, हमारा अंश अभी तो दूसरे बच्चों के साथ खेल लेगा, लेकिन पूरी जिंदगी वो दूसरों के सहारे नहीं बिता सकता। उसे कोई अपना तो चाहिए ना। कल को हम नहीं रहेंगे तो अंश के साथ उसका दुख बांटने वाला, उसकी परेशानियां सुनने वाला कोई उसका अपना होना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? सूरज, मैं चाहती हूँ कि अंश का कोई अपना भाई या बहन होना चाहिए जो पूरी जिंदगी उसका साथ दे। क्यों ना हम एक और बेबी प्लान कर लें? अंश को भी उसका भाई या बहन मिल जाएगा जिसके साथ वो खेल सकेगा, हंस बोल सकेगा। अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। तुम खुद ही सोचो ना कि हमारे जाने के बाद अंश के पास अपना कहने के लिए कौन है? कोई नहीं ना। अगर अंश का कोई भाई या बहन आ जाएगा तो कम से कम उसके पास कोई अपना तो होगा ना। वैसे भी वो अब 3 साल का हो गया है तो हम एक और बच्चा कर ही सकते हैं। नहीं अंजलि, अभी नहीं, अभी दूसरे बच्चे के बारे में मत सोचो। लेकिन अभी क्यों नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा एक और बेबी हो? अंजलि, बात सिर्फ बेबी करने की है ही नहीं। तुम तो जानती हो कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। बच्चा पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा। बच्चों की पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी सिखानी पड़ती है। इन सब का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो क्या हम अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अभी हमारा एक बच्चा है, उसी को अच्छे से पढ़ाना लिखाना है। हमें उसकी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, उसी को अच्छी परवरिश देनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं होती सूरज।
दीपिका को देखो, उसका पति भी तो उतना ही कमाता है जितना आप कमाते हो, लेकिन वो तो दूसरा बच्चा कर रहे हैं। अंजलि, दूसरे क्या कर रहे हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। सूरज की बात पर अंजलि नाराज हो जाती है। सूरज, आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको मेरी बात माननी ही नहीं है? ऐसी बात नहीं है अंजलि। अंजलि वहां से उठकर जाने लगती है। अंजलि, सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। लेकिन अंजलि नहीं सुनती है। वो बाहर सोफे पे जाके बैठ जाती है। लड़ाई के बाद 2 दिन से अंजलि और सूरज में बातचीत बंद होती है। इस बीच अंश भी अंजलि के पास आने की कोशिश करता है तो अंजलि उसे दूर कर देती है। मम्मी, नोजी आ रही है, साफ कर दो। अंजलि अंश की बात का कोई जवाब नहीं देती है। मम्मी, मम्मी, क्या है अंश, तू एक ही बात की रट लगाता है, मम्मी मम्मी। मेरी नोजी साफ कर दो। अंजलि अंश की नोजी साफ करती है। मम्मी, मुझे भूख लगी है। अंजलि, जो गुस्से में 2 दिन से खाना नहीं बना रही होती है, वो अंश को मैगी बनाकर देती है। मम्मी, कल भी आपने मैगी बनाई थी, आज सुबह भी मैगी और अभी भी मैगी। मुझे मैगी नहीं खानी। अंश, अभी मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है। तुझे मैगी नहीं खानी तो दूध ब्रेड खा ले। अंजलि उसे दूध ब्रेड खाने के लिए देती है। मम्मी, आप पापा से नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। तो आप पापा से बात क्यों नहीं कर रही हो? आप मुझसे भी बात नहीं कर रही हो? अंश, मैं तुझसे बात तो कर रही हूँ बेटे। मम्मी, पार्क में चलो ना, मेरा झूला झूलने का दिल हो रहा है। अंजलि अंश को पार्क में ले जाती है और उसे झूले पर बिठाकर खुद बेंच पर बैठ जाती है। अंजलि का ध्यान कहीं और होता है और कुछ बच्चे आकर अंश को झूले से नीचे उतार देते हैं। अंश रोने लगता है। वो रोता हुआ अंजलि के पास आता है। क्या हुआ अंश? मम्मी, बच्चों ने मुझे झूले से नीचे उतार दिया। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए घर में झूला लगवा दूंगी। घर चल। लेकिन मुझे पार्क में झूला झूलना है। अंश, तू बहुत परेशान करने लगा है, चुपचाप घर चल। अंश का अभी पार्क में थोड़ी देर और खेलने का मन था, लेकिन अंजलि उसे लेकर घर जाती है। रात में जब तीनों एक साथ सो रहे होते हैं तो अंजलि और सूरज दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। ये देखकर अंश को समझ नहीं आता है कि वो किसकी तरफ अपना मुंह रखे, क्योंकि अब तक दोनों अंश को अपनी बाहों में पकड़ के सोते थे। कुछ दिन के बाद सूरज और अंजलि के बीच सब ठीक हो जाता है और एक दिन दोनों बाहर डिनर पर जाते हैं। अंश भी अपने मम्मी पापा को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। अंश बेटे, क्या खाओगे आप? मम्मी, मुझे चीजी पास्ता खाना है विद वाइट ग्रेवी। ओके बेटे, हम आपके लिए चीजी पास्ता ऑर्डर कर देते हैं। अंजलि, हमारे लिए तुम अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर कर दो। अंजलि मेन्यू देखकर अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर देती है। खाना आने में थोड़ा वक्त होता है, तभी अंजलि सोचती है कि क्यों ना सूरज से एक बार फिर वही बात करके देखी जाए, शायद वो मान जाए। सूरज, तो क्या सोचा आपने? किस बारे में? हमारे दूसरे बच्चे के बारे में। अंजलि, तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई। सूरज, आखिर आपको मेरी बात मानने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तुम्हारी बात मानने में नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि एक बच्चे को पालना बहुत बड़ा काम है। दूसरा बच्चा करना ठीक नहीं है। हमें अपनी सारी एनर्जी अंश को अच्छी तरह पालने पोसने में लगानी चाहिए, ना कि इसे नजरअंदाज करके दूसरा बच्चा करने में। सूरज, एक बार अंश की तरफ तो देखो। मैं अंश के बारे में ही सोचकर ऐसा बोल रही हूँ। अंजलि, बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है और हमारे पास पहले से ही एक बच्चे की जिम्मेदारी है। बेहतर यही होगा कि हम एक अच्छे माँ बाप की तरह अंश को लेकर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको मेरी बात माननी ही नहीं है? अंजलि, तुम बच्चों की तरह क्यों बात कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम अगर दूसरा बच्चा करेंगे तो जो अटेंशन हम अभी अंश को दे रहे हैं वो दूसरे बच्चे को भी देनी पड़ेगी। जो लव, केयर और अफेक्शन हम अंश को दे रहे हैं वो उतनी ही दूसरे बच्चे को भी देनी पड़ेगी। अंश का प्यार बट जाएगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे अंश का प्यार बटे। उसे किसी चीज की भी कमी महसूस हो। उसे ये ना लगे कि मम्मी पापा तो उसके भाई या बहन के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसे ज्यादा प्यार कर सके। हमारा अंश उपेक्षित महसूस ना करे। मैं बस यही चाहता हूँ। लेकिन सूरज के समझाने का अंजलि पर कोई असर नहीं होता है। वो रेस्टोरेंट में ही अपना मूड बिगाड़ लेती है। थोड़ी देर में खाना आ जाता है। दोनों पति पत्नी अपना अपना खाना चुपचाप खाने लगते हैं। अंजलि अंश को भी खाना खिला रही होती है। अंजलि, जरा पानी की बोतल पास करना। लेकिन अंजलि सूरज को पानी की बोतल नहीं देती है। वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। मम्मी, पापा पानी की बोतल मांग रहे हैं। अंश, तो चुपचाप पास्ता खा, हमें जल्दी घर जाना है। लेकिन अभी मुझे मॉल में गेम खेलना है। अंश, मैंने कहा ना हमें घर जाना है। अंजलि, क्यों अपना और अंश का मूड खराब कर रही हो?
अंश अगर खेलना चाहता है तो उसे खेलने दो, हम कौन सा रोज रोज मॉल आते हैं। अंजलि सूरज को ताना मारते हुए कहती है। हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि एक बच्चा और कर लेते हैं, कम से कम हमारे बेटे को खेलने के लिए इधर उधर तो नहीं जाना पड़ेगा, अपने भाई या बहन के साथ खेलेगा। तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। हाँ, मैं तो ना समझू ना। सूरज चुप हो जाता है। जब तक तीनों खाना खाते हैं एकदम शांति छाई रहती है, कोई किसी से बात नहीं करता है। खाना खाने के बाद अंजलि अंश का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगती है। अंश जिद करने लगता है, मुझे गेम खेलना है। घर चलो, घर जाकर गेम खेल लेना। नहीं, मुझे मॉल में गेम खेलना है। लेकिन अंजलि नहीं रुकती है। वो अंश को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और तीनों घर आ जाते हैं। कई दिनों तक फिर सूरज और अंजलि के बीच बोलचाल बंद रहती है और इस सब का असर मासूम अंश पर पड़ता है। मम्मी पापा को एक दूसरे से अलग अलग देखकर अंश भी डरा सहमा और चुप रहने लगता है। एक दिन सूरज जब ऑफिस से घर आता है, अंश बेटे, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। सूरज अंश के हाथ में एक पैकेट देता है। अंश पैकेट को खोलता है तो उसमें उसकी फेवरेट चाबी वाली ड्रोन कार होती है। लेकिन अंश उसे देखकर कोई खुशी जाहिर नहीं करता है और खिलौने को साइड में रख देता है। एक दिन घर में सूरज की बुआ जी आती हैं। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बुआ जी। खुश रहो तुम दोनों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों से तुम दोनों की कोई खबर नहीं थी तो सोचा मिलाऊं। ये आपने बहुत अच्छा किया बुआ जी। बुआ जी, हम कल आपको याद ही कर रहे थे। अगले संडे हम आपके घर आने का प्लान बना रहे थे। तो आ जा, ऐसा थोड़ी है कि मैं आज आ गई तो तुम लोग मेरे घर नहीं आओगे। ऐसी बात नहीं है बुआ जी, हम लोग जरूर आएंगे। देख, मैं अंश के लिए क्या लाई हूँ। अंश बेटे, मेरे पास आ। अंश शालिनी की गोद में आकर बैठ जाता है। शालिनी उसे चॉकलेट और खिलौने देती है। मम्मी पापा के झगड़ों से अंश उदास रहने लगा था। उसकी उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही होती है, जिसे शालिनी भी भांप जाती है। क्या बात है बहू, अंश इतना गुमसुम सा क्यों है? पता नहीं बुआ जी, कुछ दिन से ये ऐसे ही कर रहा है। ये अकेला महसूस करता होगा। तुम दोनों तो अपने अपने काम में बिजी रहते हो। अकेला कैसे महसूस करेगा बुआ जी? इसके पास ढेर सारे खिलौने हैं, टीवी पर इसका फेवरेट कार्टून आता है, सारा दिन टीवी देखता है और मोबाइल चलाता है। और अब तो हम इसका नाम स्कूल में लिखवाने वाले हैं। स्कूल जाने लगेगा तो इसे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बच्चा चाहे कितने भी खिलौने से खेल ले, टीवी देख ले, लेकिन उससे कोई बात करने वाला होना चाहिए, उसका कोई हमजोली होना चाहिए। तुम दोनों ने दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा? शालिनी की बात सुनकर अंजलि सूरज की ओर देखती है। नहीं बुआ जी, दरअसल बात यह है कि हम अभी दूसरे बच्चे के लिए प्रिपेयर नहीं है। दूसरे बच्चे को पालना, उसे पढ़ाना, इन सब में बहुत पैसे खर्च होते हैं। अरे, सब हो जाता है। एक बार बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो सब कुछ हो जाता है। तुम दोनों को एक और बच्चा कर लेना चाहिए। अंश को भी खेलने और बात करने के लिए कंपनी मिल जाएगी। क्यों बहू, तू सुन रही है ना? बुआ जी, मैं तो इन्हें बोल बोल कर थक गई हूँ, ये मेरी बात सुनते ही नहीं। क्यों रे, बहू की बात क्यों नहीं सुनता? लगता है तेरी कान खींचनी पड़ेगी। शालिनी प्यार से सूरज के कान खींचती है और हंसने लगती है। बुआ जी, मैं आपकी बात पर गौर करूंगा। गौर नहीं करना है, दूसरा बच्चा करना है। समय रहते कर ले, ज्यादा वक्त निकल जाने पर फिर काफी मुश्किलें आती है। ठीक है बुआ जी। अंजलि खुश हो जाती है कि चलो किसी ने तो सूरज को समझाया, अब सूरज उसकी न सही बुआ जी की ही बात मान लेगा। वो शालिनी को चाय नाश्ता कराती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बुआ जी, खाना तो खाकर जाइए, मैं आपके लिए पनीर बिरयानी बना रही हूँ। पनीर बिरयानी तब खाऊंगी जब तू माँ बनने की खुशखबरी देगी। ठीक है बुआ जी। शालिनी चली जाती है और एक बार फिर घर में दूसरे बच्चे को लेकर बहस छिड़ जाती है। सूरज, सुना तुमने बुआ जी क्या कह रही थी? सूरज अंजलि की बात का सिर्फ बोलकर जवाब देता है। सूरज, बात को मत टालो, अब तो रिश्तेदार हमें दूसरे बच्चे के लिए टोकने लगे हैं। आज बुआ जी ने बोला है, अगर हमने जल्दी दूसरा बच्चा नहीं किया तो और रिश्तेदार हमें बोलेंगे। अंजलि, बच्चा हमें पालना है या रिश्तेदारों को? रिश्तेदारों का क्या है, वो तो बोलेंगे ही। हमें अपनी कैपेसिटी देखनी है कि हम दूसरा बच्चा पाल सकते हैं या नहीं। रिश्तेदार तो हमारा बच्चा पालने नहीं आएंगे, हमें अपना बच्चा खुद ही पालना होगा। मतलब आप किसी भी कीमत पर दूसरा बच्चा करना नहीं चाहते? ऐसी बात नहीं है अंजलि। सूरज, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आपके लिए मेरी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। अंजलि, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जीवन संगिनी हो। मैं तुम्हारी बातों का वैल्यू नहीं करूंगा तो और किसकी बातों का वैल्यू करूंगा? तो फिर दूसरे बच्चे के टॉपिक पर आप मुझसे एग्री क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे ये टॉपिक बेमतलब की लगती है।
अच्छा, तुम एक बात बताओ, क्या दूसरा बच्चा कोई खिलौना होगा? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारा बच्चा खिलौना क्यों होगा? एग्जैक्टली हमारा दूसरा बच्चा भी हमारे अंश की तरह हमारी संतान होगा। हमें उसे भी अंश की तरह ही वो सब कुछ देना होगा जो हम अंश को दे रहे हैं। अभी तो अंश की पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं हुई है। एक बार इसका स्कूल जाना शुरू होगा तो हमें पता चलेगा कि एक बच्चे को पालने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और एक बच्चे की क्या क्या जरूरतें होती हैं और हम एक बच्चे की कितनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। उसके बाद ही हमें दूसरे बच्चे के लिए सोचना चाहिए। बुआ जी अभी कहकर गई हैं कि जब दूसरा बच्चा भी आ जाएगा तो वो भी पल ही जाएगा। मैं अपने बच्चे को किसी तरह से नहीं पालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को वो सब मिले जो उसे चाहिए। अंजलि और सूरज के बीच हो रही बहस धीरे धीरे झगड़े का रूप ले लेती है। अंश ये सब देख रहा होता है। वो शालिनी का लाया हुआ चॉकलेट खा रहा होता है और कुछ चॉकलेट उसने फर्श पर बिखेरा होता है। अंजलि, जो कि सूरज के साथ हुए झगड़े के कारण गुस्से में होती है, वो अंश को डांट देती है। अंश बेटे, ये आपने क्या कर दिया? पूरा फर्श गंदा कर दिया। आप अभी मैनर्स नहीं सीखोगे तो स्कूल में भी ऐसे ही गंदगी फैलाओगे, फिर स्कूल से आपकी कंप्लेंट्स आएंगी। सॉरी मम्मा। अंश डर के मारे चॉकलेट खाना बंद कर देता है। सूरज उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर घुमाने ले जाता है। पापा, मम्मी मुझसे नाराज है क्या? अंश बेटे, वो आपसे नहीं मुझसे नाराज हैं। लेकिन मम्मी आपसे क्यों नाराज है? वो सब छोड़ो, चलो आपको पार्क में घुमाने ले चलता हूँ। झूला झूलोगे? हाँ पापा। सूरज अंश को पार्क में लेकर जाता है। कुछ दिन के बाद सूरज अंश का एडमिशन स्कूल में करवा देता है। अंश अब स्कूल जाने लगता है। अंजलि अब रोज सुबह 5 बजे उठकर अंश को तैयार करती है और उसके लिए लंच बनाती है। अंश स्कूल में नए नए बच्चों से मिलता है और बातें करता है। एक दिन जब वो स्कूल से घर आता है तो अंजलि से पूछता है, मम्मी, मेरा दोस्त है ना रेशु, उसकी मम्मी रोज उसे लेने स्कूल आती है। साथ में उसकी छोटी बहन भी आती है। मैं उसके साथ खेलता हूँ। वो बहुत प्यारी है। छोटे बच्चे तो प्यारे होते ही हैं, जैसे आप बहुत प्यारे हो। मम्मी, मेरी छोटी बहन क्यों नहीं है? बस अंश का इतना कहना था कि अंजलि का मूड फिर ऑफ हो जाता है। वो सूरज का ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगती है। शाम को जब सूरज घर आता है तो अंजलि उसके लिए चाय लेकर आती है। दोनों चाय पीने लगते हैं। सूरज, पता है आज अंश ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अंश ने ऐसा भी क्या कह दिया? वही जो इतने दिनों से मैं तुमसे कह रही हूँ। आज अंश ने मुझसे पूछा कि उसकी कोई छोटी बहन क्यों नहीं है। अंजलि, अंश अभी बच्चा है, नादान है। नादान है, लेकिन उसे भी अपने भाई या बहन की कमी खलती है। सूरज, हम एक और बच्चा कर लेते हैं प्लीज। देखो, अब तो अंश ने भी कह दिया। अंजलि, अंश को नहीं पता कि बच्चे को पालना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता है। तुम तो एक बच्चा पाल रही हो। हाँ, तो दूसरा बच्चा भी पाल लूंगी। देखो अंजलि, मैं अभी दूसरा बच्चा नहीं कर सकता। आखिर तुम दूसरा बच्चा क्यों नहीं करना चाहते? क्या हमारा अंश अकेला रह जाएगा? सूरज अंजलि को बड़े प्यार से समझाता है। नहीं अंजलि, हमारा अंश अकेला नहीं रहेगा। हम दूसरा बच्चा करेंगे। लेकिन कब करेंगे? सही वक्त आने पर। सही वक्त आने पर? लेकिन ये सही वक्त कब आएगा? अंजलि, दूसरा बच्चा करने का ये सही वक्त नहीं है। हम 2-3 साल के बाद दूसरे बच्चे के बारे में सोचेंगे। अगर हमारी कंडीशन अच्छी होगी तो हम दूसरा बच्चा जरूर कर लेंगे। तब तक अंश भी थोड़ा बड़ा और समझदार हो जाएगा। सूरज की ये बात अंजलि के समझ में आ जाती है और वो दूसरे बच्चे के बारे में जिद करना छोड़ देती है।